यानी हम लास्ट क्लास के अंदर ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो एक छोटा सा टॉपिक है, वैसे तो आपको पढ़ा हुआ है और उसको ज़्यादा डीप से भी नहीं पढ़ाएंगे हम, ठीक है ना, क्योंकि उससे आपके सिलेबस में क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन उसको आपको पता होना चाहिए। यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ ए रेसिस्टेंस। क्योंकि बच्चों ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक पिछली बार हटा दिया था, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा हम इसको ज़्यादा डीप से नहीं लेंगे, इस बार भी इसकी पूरी संभावना है हटाने की। तो देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस की बात करें तो रेसिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन है वो दो तरह से किया जाता है। मेन तो दो ही होता है, आप उसको तीन ऐसे बोल सकते हैं कि भाई एक तो हो गया कौन सा, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। ये दो मेन होते हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर एक मिक्स कॉम्बिनेशन भी हमने पढ़ा है। मिक्स कोई अलग से टाइप नहीं होता। अगर सीरीज किसी एक ही सर्किट के अंदर सीरीज और पैरेलल दोनों जुड़े हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, मिक्स कॉम्बिनेशन बोल देते हैं। अदरवाइज एक दो ही टाइप होते हैं, सीरीज और पैरेलल। बच्चों अगर हम बात करें एक बार जो लास्ट हमने पढ़ाया था एक टॉपिक की, कैपेसिटर के अंदर, कैपेसिटर के अंदर भी हमने उनका जो कॉम्बिनेशन है उनके बारे में भी डिस्कस किया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता था कैपेसिटर का और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता था उसके फॉर्मूले में, और जो रेसिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन है और पैरेलल कॉम्बिनेशन है उनके फॉर्मूले में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में बात करें। तो कैपेसिटर का जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता था 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, इस तरह से जितने भी जुड़े हुए हैं, जितने भी एन तक जुड़े हैं, तो उनका रेसिप्रोकल फॉर्म में होता था रिजल्टेंट। सीरीज कैपेसिटर की बात कर रहे हैं हम। और पैरेलल कैपेसिटर के अंदर जो नेट सी होता था वो C1 प्लस C2 प्लस, इस तरह से जितने भी कैपेसिटर हैं दोनों में उल्टा होता है, हाँ ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरह का सिस्टम होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें रेसिस्टेंस के बारे में, ठीक है, रेसिस्टेंस के बारे में ही अगर कनेक्शन की बात करें तो रेसिस्टेंस का जो सीरीज कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन है वो क्या होता है, आर इक्वल टू R1 प्लस R2, इस तरह से जितने भी रेसिस्टेंस है वो हम ले सकते हैं। और पैरेलल के अंदर हम क्या पढ़ते थे, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, इस तरह से जितने भी रजिस्टर होते हैं वो रिजल्टेंट होता है, ठीक है। अब देखिएगा, पहली बात तो कि सीरीज के अंदर चाहे वो कैपेसिटर हो चाहे रेसिस्टेंस हो, करंट सेम रहेगा। करंट क्या रहेगा, सेम, यानी जो आई है वो क्या रहता है सीरीज के अंदर सेम रहता है। कैपेसिटर में तो हम ये भी बोल देते हैं कि जब करंट सेम है तो यानी चार्ज है वो भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है ना। कैपेसिटर में तो हम बोल देते हैं कि करंट भी सेम है तो चार्ज भी क्या है, सेम है। पैरेलल के अंदर देखिएगा, वोल्टेज सेम होता है लेकिन करंट है वो अलग अलग होता है पैरेलल में। तो ये जस्ट अपोजिट होते हैं किसके, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, कैपेसिटर के अंदर, ठीक है। अब देखिएगा, मैं आपको डेरिवेशन नहीं बताऊंगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन रेसिस्टेंस की डेरिवेशन क्या होती है और सीरीज की, क्योंकि आपको केवल ये रिलेशन याद रखने हैं कि सीरीज के अंदर तो R1 प्लस R2 प्लस इस तरह से होता है, और पैरेलल के अंदर कितना हो जाता है, 1/R1 प्लस 1/R2, इस तरह से रेसिस्टेंस के लिए, ठीक है। क्योंकि इसकी डेरिवेशन ना तो एग्जाम में पूछी जाती है और ना ही आपके सिलेबस का पार्ट है, लेकिन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर फिर भी आप याद करना चाहें, इसको लिखना चाहें, आप नोट्स में प्रॉपर दे रखी है, बिल्कुल सीधा सा है कि इसका सीरीज में तो इस तरह से हम बात करेंगे, क्योंकि मैंने कैपेसिटर का बना रखा है आपको, R1 R2 और R3 है। तो इसमें क्या हो जाएगा, वोल्टेज अलग, यानी V इक्वल टू
V1 प्लस V2 प्लस V3, इस तरह से आप ओम्स लॉ से निकाल सकते हैं IR1, ठीक है ना, यहाँ से IR2 और यहाँ से IR3, तो यहाँ से I कॉमन ले लेना, R1 प्लस R2 हो जाएगा और V बाई आई इधर लेके आएंगे तो ये R आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर तो बस एक ये ध्यान रखना है कि वोल्टेज अलग अलग होगा। पैरेलल के अंदर जो कनेक्शन है, ठीक है ना, ये तो सीरीज हो गया। अगर पैरेलल की बात करें तो यानी इन देखो इसका जो सेकंड एंड है और दूसरे वाले का फर्स्ट एंड यहीं पे है, दूसरे वाले का सेकंड एंड और तीसरे वाले का फर्स्ट एंड यहाँ पे है। अगर ये तीनों एक साथ मिल जाए यानी पहले वाले के फर्स्ट एंड और दूसरे वाले का फर्स्ट एंड और तीसरे वाले का फर्स्ट एंड तीनों एक जगह पे आ जाए और क्या हो जाए, दूसरे एंड वो एक जगह पे आ जाए, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है आपको कि केवल इसका रिजल्टेंट, ठीक है, सिलेबस का पार्ट नहीं है तो नहीं भी पढ़ाया जाता है कई जगह, लेकिन हम थोड़ा सा क्या है कि इसके एक दो न्यूमेरिकल्स में जब हम किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या होता है, इसका एप्लीकेशन काम आता है, तो वहाँ पर हम थोड़ा सा इसको यूज करेंगे, इसलिए मैंने आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट बता दिया। ठीक है, ये तो कुछ सीरीज और पैरेलल का था। दीपक, रितेश, निशा, अब देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक हम बात कर लेते हैं और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों देखिएगा नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल के बारे में आप सभी जानते हैं, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, कि एक डिवाइस होता है जो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, बहुत बड़े केमिस्ट्री के अंदर भी ये पार्ट होगा सेल का। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करें कि इलेक्ट्रिक जो सेल है वो क्या होता है, ए डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिक सॉरी केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी एक डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सेल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा केमिकल एनर्जी का मतलब क्या हो गया, कि आपने देखा होगा कि दोनों तरह के सेल की बात करेंगे हम, चाहे वो प्राइमरी सेल हो या सेकेंडरी सेल हो। ठीक है, कि उसके अंदर क्या होता है, एक तो इलेक्ट्रोड लगा होता है, कार्बन का एक इलेक्ट्रोड लगा होता है, यहाँ पे आपने सेल के अंदर देखा होगा, ये बाहर यहाँ पे क्या होता है, इसके ऊपर मेटल की कैप लगी होती है और इसके अंदर कुछ केमिकल्स फिल होते हैं। ठीक है ना, और ये जो बॉटम होता है ये नेगेटिव टर्मिनल्स होता है और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल्स होता है। तो इसके अंदर देखिएगा क्या होता है, केमिकल होते हैं, ये केमिकल रिएक्शन करके इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। क्या प्रोवाइड कराते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, इसलिए ये केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अब देखिएगा अगर हम टाइप की बात करें तो सेल के दो तरह के सेल होते हैं, एक होता है प्राइमरी सेल और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी सेल क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ सेल ऐसे होते हैं जैसे कि डेली यूज में आप देखते हैं कि घर में जो वॉच वगैरह के अंदर जो सेल होता है या टॉर्च वगैरह के अंदर एक सेल आते हैं निप्पो के, काफी है ना, तो वो क्या होते हैं, अगर आप उनको एक बार यूज कर लेते हैं यानी वो डिस्चार्ज हो जाते हैं तो हम उनको वापस से दोबारा से रिचार्ज नहीं कर सकते, तो उन सेलों को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेल बोलते हैं। इनका दूसरा नाम ड्राई सेल भी होता है, यानी इनके अंदर जो केमिकल सब्सटेंस होता है वो बिल्कुल ड्राई स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में नहीं होता है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेल। ठीक है ना, तो समझ में आ गया होगा।
कि प्राइमरी सेल क्या होते हैं, जिनको हम दोबारा से रिचार्ज नहीं कर सकते। ए सेल दैट कैन नॉट बी रिचार्जेबल नोन एज ए प्राइमरी सेल। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें प्राइमरी सेल, जैसे कि डेनियल सेल, ठीक है ना, आपने उसमें पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर, ये आते हैं डेनियल सेल हो गया, ठीक है ना, ड्राई सेल हो गया, और लैक्लांसी सेल हो गया, ठीक है ना। लैक्लांसी जो सेल होता है वो भी किसका एग्जाम्पल है, ड्राई सेल का या प्राइमरी सेल का। क्लियर। भाई किसकी आवाज आ रही है, तुम माइक बंद किया रखो। अब देखिएगा, दूसरा हम बात करेंगे सेकेंडरी सेल, ठीक है ना। सेकेंडरी सेल में आप बता सकते हैं बिल्कुल जस्ट प्राइमरी का अपोजिट, यानी वो सेल जिनको हम रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे आपकी मोबाइल की बैटरी होगी, ठीक है ना, मोबाइल की बैटरी एक केमिकल आता है अलग तरह से, ठीक है ना, उसको आपको याद हो तो लिथियम आयन बैटरी बोलते हैं। आप जब मोबाइल परचेज करते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है कि इसके अंदर जो बैटरी है वो कितने एमएएच की है और किस नेचर की है, ठीक है ना, सिलिकॉन आयन है या लिथियम आयन है, ठीक है, या लेड सल्फेट की है, इस तरह की बैटरी आजकल लिथियम आयन की चल रही है, ठीक है। तो जो लिथियम आयन सेल होता है इसको हम वापस से क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। ऐसे ही जो आपका लेड सेल होता है या लेड स्टोर्ड सेल होता है, जो आपकी इन्वर्टर की बैटरी होगी, उसके अंदर क्या होता है, ऐसे लेड की प्लेट लगी होती है, ठीक है ना, और उनके अंदर बीच में एक लिक्विड स्टेट में इलेक्ट्रोलाइट फिल होता है। तो ये दो टाइप थे सेल के। नहीं पूछा जाता है इतना कि सेल की लिखिए, एक्सप्लेन कीजिए। तो सेल के बारे में आपको पता हो गया कि प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल को हम वापस से रिचार्ज कर सकते हैं और सेकेंडरी सेल को हम वापस से रिचार्ज, सॉरी, प्राइमरी को हम वापस से रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, जबकि सेकेंडरी को हम वापस से रिचार्ज कर सकते हैं। यहाँ तक बताइए किसी को, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में हम बात करेंगे। देखिएगा ये प्लस और माइनस ये दो टर्मिनल्स हैं किसी भी सेल के। अब देखिएगा इसको हम किसी भी सर्किट में कनेक्ट कराते हैं, यानी यहाँ से हमने एक वायर को कनेक्ट किया, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस हो गया आर, ये स्विच हो गया, सभी को पता है। स्विच को हम के से डिनोट करते हैं, किससे नोट करते हैं, के से। ये ओपन स्विच है। ओपन स्विच का मतलब इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पर बीच में हम डॉट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्लोज सर्किट हो जाएगा। अब देखिएगा ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन आपको याद रखनी है, पूछी भी जाती है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ सेल इन ओपन सर्किट, ठीक है ना, यानी इस सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कब, जब सर्किट कैसा हो, ओपन सर्किट हो। यानी आपको क्या याद रखना है कि ओपन सर्किट के केस में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ओपन सर्किट के केस में सेल के टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही क्या कहलाता है, ईएमएफ कहलाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब देखिएगा किसी बुक में इसको इस तरह से भी डिफाइन किया होगा। अब आपको पता है कि ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में करंट तो फ्लो होगा नहीं, भी जब सर्किट ओपन हो गया तो करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या होगी, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ सेल व्हेन नो करंट फ्लो इन सर्किट, नो करंट फ्लो इन सर्किट, या फिर इसी को हम इस तरह से बोल सकते हैं, व्हेन नो करंट फ्लोन फ्रॉम सेल। यानी ओपन सर्किट है, इसका मतलब या तो हम बोल सकते हैं कि जब सर्किट ओपन होता है उस केस में दोनों टर्मिनल्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वो ईएमएफ कहलाता है।
दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ सेल, कब, व्हेन नो करंट फ्लो इन सर्किट, तो करंट में कोई सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होता है, तब दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो ईएमएफ होता है वो क्या होता है, सो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ईएमएफ कहलाता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि जब सेल करंट प्रोवाइड नहीं करा रहा है, यानी जब सेल से करंट नहीं ले रहे हैं हम, उस केस में जो ईएमएफ होता है वही क्या करता है, उस केस में ही ईएमएफ होता है। तो देखिएगा, समझ गया आ गया कि ईएमएफ के केस में करंट कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है, सर्किट के अंदर कोई करंट नहीं होता है। तो ये कोई सेल रखा है, कोई सेल रखा है, तो इनके दोनों इन दोनों टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को हम क्या बोलेंगे, ईएमएफ। तो समझ में आ गया होगा कि ईएमएफ कब होगा, जब सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं होगा, उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस जो सेल की टर्मिनल्स के बीच में होगा वो ईएमएफ कहलाएगा। ये जो जितने भी टॉपिक्स हैं मैं वैसे तो आज आपको सेंड कर दूंगा, वैसे चैप्टर में तो सेंड कर रखे हैं, फिर भी मैं केवल टॉपिक्स को सेंड कर दूंगा और आप नोट से इनको नोट करेंगे। फिर बोल रहा हूँ, जब स्कूल खुलेंगी 2 तारीख को, आपका शायद 4th चैप्टर स्टार्ट हो चुका होगा। मैं 3rd चैप्टर तक बिल्कुल डिस्कस नहीं करूंगा, और ये भी ध्यान रखना आपका प्रॉपर वर्क होना चाहिए, ठीक है। चैप्टर 3rd तक का आपका वर्क है वो प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर लिखा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आके खड़े हो जाएं कि सर मैंने तो किया नहीं है, क्योंकि मैंने तीनों चैप्टर के नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। फिर भी अगर किसी बच्चे के पास नोट्स नहीं है, वो कांटेक्ट कर सकता है मुझसे, ठीक है, मैं उसको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना, वापस से भेज देंगे नोट्स उनको। लेकिन ये आपका वर्क बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा, ईएमएफ के बारे में हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्मिनल वोल्टेज। दोनों इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, डेफिनेशन है। टर्मिनल वोल्टेज देखिए, ईएमएफ के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि ईएमएफ तो कब होता है, जब दोनों सेल के बीच, अंदर सेल के अंदर से कोई करंट ड्रॉ नहीं किया जाता है, उस केस में ईएमएफ होता है। अब देखिएगा, टर्मिनल वोल्टेज जस्ट ईएमएफ का अपोजिट होता है, यानी जब सेल करंट प्रोवाइड करा रहा है, यानी जब सेल क्या कर रहा है, करंट प्रोवाइड करा रहा है, जैसे कि ये सेल हो गया, ये टर्मिनल्स हो गए इसके, प्लस और एक माइनस, इससे आपने एक रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, ये की, अभी तो ये ईएमएफ हो गया, लेकिन जैसे आपने स्विच ऑन कर दिया, इस डॉट का मतलब क्या होता है, स्विच ऑन, जैसे ही आपने स्विच ऑन कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, अब इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो होने लग गया। करंट हमेशा पॉजिटिव से फ्लो होता है और नेगेटिव की तरफ होता है, ठीक है, आउटर साइड में, ठीक है। और सेल के अंदर ध्यान रखना, हमेशा नेगेटिव से प्लस की ओर होता है, ठीक है ना। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हम बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कि कैसे कैसे होती हैं, ठीक है। तो टर्मिनल वोल्टेज कब होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ सेल व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन सर्किट, या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ ए सेल व्हेन सर्किट इज क्लोज, यानी जब सर्किट क्लोज होता है उस केस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वही क्या कहलाता है, टर्मिनल वोल्टेज। तो ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज के अंदर आपको पता लग गया होगा कि ईएमएफ क्या होता है और टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है। सोनू अपना माइक बंद कीजिए, तुम्हें डेली बोलना पड़ता है क्या, मैं क्लास से निकाल दूंगा तुम्हें, एक तो आते हो बहुत ज्यादा हो तुम, सुन पा रहे सोनू, अपना माइक बंद रखा करें, उस दिन भी मैंने माइक बंद किया। देखिएगा, टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ के बारे में आपको पता हो गया, दोनों ही याद रखना है आपको। एक नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं हम, ये छोटे छोटे टॉपिक है। इंटरनल रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है, देखिएगा, ये एक सेल जुड़ा हुआ है सर्किट के अंदर,
ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, मान लेते हैं ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो ये सर्किट के अंदर करंट, ये मान लेते हैं एक एक्सटर्नल रजिस्टर हो गया, ये स्विच हो गया, ठीक है ना, ये कैपिटल आर, ठीक है। अब देखिएगा, ये स्विच हमने ऑन कर दिया, अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट हमेशा क्लोज पाथ से फ्लो होता है। देखिए यहाँ नहीं, यहाँ से करंट चलेगा जब इस पॉजिटिव से इस तरह से चलेगा करंट, ऐसे जाएगा इस आर से। ये आर कुछ भी हो सकता है, आपका एक फैन हो सकता है, एक बल्ब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ से करंट चलेगा इस तरह से, और यहाँ पर इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट यानी वो केमिकल्स जो हम सेल के अंदर फिल होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। तो उनके अंदर से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। तो सेल के अंदर करंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है और बाहर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब देखिएगा, ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये क्या करते हैं, करंट के फ्लो होने का अपोज करते हैं। तो ये रेसिस्टेंस तो करेगा, ये तो एक्सटर्नल हो गया, कैसा हो गया, एक्सटर्नल हो गया। लेकिन ये इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं, ये भी करंट के फ्लो होने का अपोज करते हैं। तो ये इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो रेसिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है सर्किट के अंदर, जो रेसिस्टेंस अप्लाई किया जाता है, उस रेसिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेसिस्टेंस। यानी आप नाम से ही पता लग सकते हैं, सेल के अंदर के जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ना, उनकी वजह से जो रेसिस्टेंस जनरेट होता है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस। और इस इंटरनल रेसिस्टेंस को हम हमेशा स्मॉल आर से लिखते हैं, ये ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, जब कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें बहुत काम आएगा ये। तो देखिएगा, इंटरनल रेसिस्टेंस क्या हो गया, द रेसिस्टेंस अप्लाइड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल। यानी उस सेल के इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो रेसिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेसिस्टेंस, और इट इज डिनोटेड बाई आर। स्मॉल आर से क्या किया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। तो ये होता है इंटरनल रेसिस्टेंस। क्योंकि ऐसा कोई भी परफेक्टली इलेक्ट्रोलाइट नहीं है जिसका इंटरनल, ऐसा कोई भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं है जिसके पास खुद का रेसिस्टेंस नहीं हो। या तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसा कोई भी कंडक्टर नहीं है जिसके पास रेसिस्टेंस नहीं हो, चाहे वो कितना ही बेस्ट कंडक्टर हो, रेसिस्टेंस तो हमेशा होगा। अगर रेसिस्टेंस नहीं होता है तो एक कंडीशन आ जाती है सुपर कंडक्टिविटी। उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टिविटी। यानी जब रेसिस्टेंस है वो जीरो हो जाता है, यानी कुछ स्पेसिफिक सेमी कंडक्टर होते हैं, ये हम जब सेमी कंडक्टर का चैप्टर पढ़ाएंगे वहाँ पर बात करेंगे कि कुछ स्पेसिफिक सेमी कंडक्टर होते हैं जिनका टेम्परेचर हम बहुत डाउन कर देते हैं, जिनका टेम्परेचर डाउन करते रहते हैं, डाउन करते रहते हैं। तो एक टेम्परेचर ऐसा आता है जहाँ पर उसका रेसिस्टेंस जीरो हो जाता है। टेम्परेचर डाउन करने से रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, उनका जीरो हो जाएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है, कि किसी भी सेमीकंडक्टर के टेम्परेचर को जब हम डाउन करते हैं तो एक स्टेज ऐसी आती है जब उसका नेट टेम्परेचर है वो कितना हो जाता है, सॉरी नेट रेसिस्टेंस जीरो हो जाता है। उस केस को हम क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टिविटी। अब देखिएगा, ये टर्मिनल वोल्टेज हो गया, ईएमएफ हो गया, इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, और ये भी इम्पोर्टेंट है और ये आपको याद रखना है, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज। ये जो टॉपिक है, दिख तो रहा है ना सभी को साफ, ठीक है। रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड, कई कई बार क्या होता है, ब्लर हो जाता है, मैं जब लिखता हूँ तो इसलिए मैं पूछ रहा था कि
जैसे हम हैंड रखते हैं तो वहाँ पे कई बार ब्लर हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए अब देखिएगा, जो ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज है उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, मैं इसको डायग्राम से बताते हैं कि मान लेते हैं कि एक सेल है। देखो किस तरह से लिखते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, उसके भी बारे में बात कर लेते हैं। ये सेल जुड़ा हुआ है और इसी के साथ एक छोटा सा रेजिस्टेंस हम बनाते हैं आर। तो ये क्या कहलाता है, ये एक कंप्लीट सेल होता है, यानी इसके अंदर ये क्या हो गया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी इंक्लूड हो गया, ये वी हो गया इसका, ठीक है। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस को डिनोट कर रहा है, ये आर। ये सर्किट है, इसके अंदर से ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, ठीक है। यहाँ पे स्विच है के, इस तरह से इसमें करंट फ्लो होगा आई, ठीक है। अब देखिए बच्चों कि अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो जो लेट ए सेल ऑफ पोटेंशियल V and internal resistance are flowing current I in circuit। मान लेते हैं कि एक सेल है जिसका पोटेंशियल कितना है V है और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R है, वो इस सर्किट के अंदर I करंट फ्लो करा रहा है, ठीक है ना। अब देखिएगा, सो बाई ओम्स लॉ, ओम के नियम से आप क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R। ये तो इसके लिए हो गया, ठीक है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए। V कब, जब सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो उस केस में I बराबर क्या होता है, V अपॉन R। ये ओम के नियम से हो गया। अब देखिएगा, अगर हम सेकंड से बात करें बाई ईएमएफ, ईएमएफ से क्या हो जाएगा कि I इक्वल टू V अपॉन, अब देखो अभी हमने बात की थी ना कि इस क्लोज सर्किट के अंदर, ठीक है, ये वाला रेसिस्टेंस और ये वाला रेसिस्टेंस देखिएगा, ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल में है, सीरीज में है, दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, R प्लस आर, तो यहाँ पर ये वोल्टेज है, ये ईएमएफ बन जाएगा। तो जब हम इंटरनल वोल्टेज कंसीडर करते हैं, सॉरी इंटरनल रेसिस्टेंस कंसीडर करते हैं, तो I बराबर कितना हो जाएगा, मैं इसको वापस से लिख देता हूँ, ईएमएफ अपॉन ये दोनों रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस, ये क्या हो गए, पैरेलल में है, ठीक है ना, सॉरी सीरीज में है। सीरीज में तो क्या होता है, जुड़ जाते हैं सीधा। ये आर है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है और स्मॉल आर है वो क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस है, ठीक है ना। ये आपको पता है कि जब करंट आई बराबर जीरो होगा, वी और ई क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, यानी मैं इन दोनों इक्वेशन को वापस से ले लेता हूँ कि एक इक्वेशन हमने लिखी कि आई इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर, और सेकंड हमने लिखी, ये फर्स्ट होगी, और सेकंड लिखी थी हमने आई इक्वल टू आर प्लस आर, क्लियर। ये इक्वेशन सेकंड है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इक्वेशन सेकंड को, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई आर प्लस आर, यानी इस इक्वेशन सेकंड को क्रॉस मल्टीप्लाई किया है बाई इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब देखिएगा, या फिर इसको इस तरह से ले सकते हैं, इनको सोल्व कर लीजिए, आई आर इंटू आई आर। तो इस इक्वेशन फर्स्ट से देखिएगा, यहाँ से आई आर किसके बराबर हो जाएगा, वी के, भाई ओम्स लॉ में ये आई आर किसके बराबर होता है, वी के, यानी ईएमएफ बराबर क्या हो गया, वी प्लस आई आर। ये क्या होता है, रिलेशन होता है, ठीक है ना। या फिर आप इसको ऐसे ले सकते हैं, वी इक्वल टू ई एम एफ माइनस आई आर, दोनों एक ही बात है, ठीक है ना, चाहे आप यहीं तक छोड़ें या यहाँ पे। तो ये क्या होता है, ई एम एफ और टर्मिनल वोल्टेज, इन दोनों के बीच का रिलेशन होता है, ठीक है ना। अब मुझे यहाँ तक कोई दिक्कत, ये बताइए पहले मुझे, यहाँ तक ये बताइए कोई दिक्कत। अब देखिएगा,
मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ईएमएफ ज़्यादा होता है, यानी ईएमएफ ज़्यादा होता है किसी सेल का, या टर्मिनल वोल्टेज ज़्यादा होता है, या वोल्टेज, या फिर ईएमएफ और वोल्टेज बराबर होता है। तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? भी ईएमएफ ज़्यादा होता है ग्रेटर देन वोल्टेज, ईएमएफ लेस देन वोल्टेज, और ईएमएफ इक्वल टू वोल्टेज। अब बताइए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्री क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए मुझे, दोनों फॉर्मूले दे रखे हैं आप।